हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम, जोहार मेरे साथियों। तो आप लोग को पता है ना कि झारखंड सीजीएल का वैकेंसी निकल चुकी है और मैं आपको तैयारी करवाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आ चुका हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए झारखंड सीजीएल का साइंस का सेट नंबर 3। और आप लोग को पता है, इससे पहले मैं साइंस का दो दो 30-30 का सेट करवा चुका हूं, यानी कि इससे पहले 2 सेट करवा दिया हूं और बहुत ही बेजोड़ रिस्पॉन्स आप लोग का आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी मैं क्या कर दूं, बर्बाद कर दूं। तो आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, देख के तुम घायल हो जाओगे, देख के तुम दीवाने हो जाओगे। तो क्या ना लेट करूं ना वेट करूं और सीधे कर देता हूं बर्बाद। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि आज मैं जो सेट लेके आया हूं वो क्या है, साइंस का सेट नंबर 3। और इससे पहले मैं 2 सेट बना रखा हूं। इससे पहले मैं 2 सेट बना रखा हूं और काफी बेहतरीन रिस्पांस आप लोग को आया है। और आप लोग को पता भी है कि झारखंड में 2000 प्लस आपको सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई है। तो अगर आप चाहते हो कि 2000 में से एक सीट मेरा हो जाए तो मेरे साथ इसी तरीका से जुड़े रहना और क्लास को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और आप लोग, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे आज के 30 क्वेश्चन में राइट कितने आंसर कर पाते हैं, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड में ये शो हो रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। लीजिए, ऐसा कौन सा जीव है जिसका रक्त क्या होती है, सफेद होती है, ये आपसे पूछा गया है। आपको आंसर देना है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या मच्छर। जल्दी से जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। इसका अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए तो आपके पेपर जेएसएस से सीजीएल में आता है, तो इसे कैसे बर्बाद करोगे, इसका क्या आंसर होगा, है ना मेरे दोस्तों, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, मैं जरा सा कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका क्या है, बी। तो ये बर्बाद तब होगा जब आप राइट आंसर करोगे क्या, बी। क्लियर मेरे प्यारे मित्र। चलिए, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां भी आपको दिखाता हूं जो आपके पेपर में बनकर क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि तिलचट्टे में सफेद रक्त होता है। पहला चीज ये तो हो गया, क्योंकि तिलचट्टे के रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि तिलचट्टे के रक्त में किसकी कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी रक्त का रंग जो होता है वो सफेद होता है। तो राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से लोहे से बना होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है किसका, आरबीसी का। देखिए, मानव रक्त का लाल होना, मानव जो रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के ही वजह से होता है। तिलचट्टे के पास एक स्तनपायी की तरह रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, यानी इसमें जो रक्त को फ्लो करने वाली जो पाइप होती है वो नहीं होता है और उसके रक्त का उपयोग ऑक्सीजन ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। जबकि हम लोग जो अपने हम लोग का जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को हमारे हर एक अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना। और हाँ, आप लोग को इसी तरीका से आंसर लिखा हुआ कंप्लीट पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा और इस तरह का सारा कंटेंट, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। किस पौधे की जड़ के साथ क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं, चौथा है गन्ना। जल्दी से बताइए। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर यानी कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ है, तो आप इसे कैसे बर्बाद करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसके रिगार्डिंग और भी कुछ बातें कर लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया को लेग्यूमिनस पौधे जैसे दाल के साथ सहजीवी संघ बनाने के लिए जाना जाता है। फलियों में सहजीवी जीवाणु होते हैं जिन्हें राइजोबिया कहा जाता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलियों में सहजीवी जो जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है, तो आप बोलिएगा राइजोबिया कहा जाता है ना। तो इस तरीका से कुछ और भी आपको क्या लाया हूं जानकारी है, इसे बढ़िया से मन से इज्जत के साथ क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या होगा। लिखा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनको क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होता है, बताइए। त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके झारखंड सीजीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे जोहार साथियों, कहां छिपे हो, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए इससे रिलेटेड जानकारियां हैं। लिखा है कि जब बुलबुले की सतह पर बाह्य आवेश लगाया जाता है तो यह बुलबुले की पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे सतह की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अब इस बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा की भरपाई करने के लिए बुलबुला फैलता है, जिससे उसकी क्या होती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट किसके लिए है, ये अच्छी अच्छी कंटेंट तुम्हारे लिए है, ये अच्छी अच्छी पीडीएफ तेरे लिए है ना मेरे दोस्तों। बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिखा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। ये कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो भाई गलत बताना, इसका मतलब 3 तो सही होगा। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है ना। एस्पार्टमे ये भी संश्लेषित मधुरक, ये भी सही है। नियोप्रीन ये विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। यानी इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है कौन, रेयान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आइए अब आपकी स्वागत करते हैं कुछ विशेष जानकारियों के साथ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ विशेष जानकारियां हैं। क्या लिखा गया देखिए, 19वीं सदी के अंत में रेशम है ना, रेशम के विकल्प के रूप में विकसित रेयान पहला मानव निर्मित क्या है, फाइबर है, यानी कि रेशा है। तो याद रखिएगा जो रेयान है ना वो पहला मानव निर्मित क्या है, रेशा है 19वीं सदी के दौरान। ये जरूर याद रखना है। यह एक निर्मित फाइबर है जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी और कृषि उत्पादों से बना होता है, जिन्हें सेलुलोज फाइबर के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। रेयान कृत्रिम वस्त्र सामग्री है जो वनस्पति स्रोतों से प्राप्त पुनर्जीवित और शुद्ध किए गए सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, आइए तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी रेयान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। आपको इन 4 में से बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है। आप लोग को पता है ना, आपके हेयर में, आपके नेलों में भी प्रोटीन पाई जाती है। बताओ, यहाँ पर केस दिया तो इसमें प्रोटीन तो होता है। लूता रेशम, रेशम जिसमें होता है उसमें प्रोटीन होता है ना। खूर में भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन नहीं होती है यह पूछा गया है। तो आंसर कौन सा, इसमें प्रोटीन नहीं होती है और नहीं होने वाली पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना मेरे जोहार साथियों, है ना। बर्बाद कर देंगे कि नहीं, पूरा का पूरा साइंस को बर्बाद करेंगे। यानी कि साइंस का जो 20 क्वेश्चन होएगा बेटा वो ऐसी क्लास में से आपको मिलेगी, यहां से ही आपको एग्जाम में आ जाएगा। कपास अन्य पौधे के तंतुओं की तरह कार्बोहाइड्रेट से बना होता है।
किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जिससे सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलोज एक बहुलक है। क्या है? बहुलक है, जो ग्लूकोज से बना होता है। यह एक प्रकार की शर्करा होती है। अधिकांश पशु फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। खूर संरचना आरंभिक रूप से केराटिन से बना होता है, यानी इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। बताइए क्या होगा? संचालन, संवहन एवं विकिरण होता है। ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये आपको जवाब देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए आपके JSCGL 2023 के पेपर में आ जाए तो क्या आंसर दोगे? बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां आपको दिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जो आपकी कॉन्सेप्ट को क्या करेगा? बूस्ट करेगा, यानी क्लियर करेगा। देखिए यहां पर सबसे पहली बात है उष्मा। उष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो 3 अलग अलग तरीकों से संचरण करती है, जिसमें चालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होती है। ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है एक थर्मस फ्लास्क किसी भी तीन तरीकों से उष्मा हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है, जिससे उष्मा का संचरण, विकिरण, संवहन और चालन होता है। यानी इसमें तीनों का तीनों चीज देखने को मिलते हैं। लिखा है कि भीतरी बोतल पर मौजूद सिल्वर कोटिंग, यानी जितने भी थर्मल फ्लास्क होते हैं उसमें भीतर में क्या कर दी जाती है? सिल्वर कोटिंग की जाती है। सिल्वर कोटिंग विकिरण के कारण होने वाले उष्मा हस्तांतरण से बचाता है। तो ये चीजें आपको माइंड में क्या कर लेना है? सेट कर लेना है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, वो चीज आप लोग क्या क्या करना है? पढ़ने का काम करना है। जो मेन चीज था वो मैंने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां हैं? बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? ऑप्शन में है एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या फिर थायराइड। क्या है इनका राइट आंसर? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है? एक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आना चाहिए। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन देंगे तभी अच्छे अच्छे बच्चे क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे। और आपको भी सेलेक्ट करवाऊंगा मैं पढ़ाकर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना मेरे प्यारे मित्र, वो है अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए अब इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां क्या कर लेते हैं हम लोग? हासिल कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वही स्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां हैं जो एक वाहिनी के माध्यम से एक उपकला सतह पर पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है। ठीक है ना। अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है ना, दोनों प्रकार की ग्रंथि है। समझ में आया बातों को ना। और इस जो अंतःस्रावी लिखा है कि बहिःस्रावी जो ग्रंथियां है वो क्या काम करती है? तो बहिःस्रावी ग्रंथियां के रूप में कार्य अग्नाशय क्या करता है? एंजाइम को भोजन में प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। जब वो एंजाइम की तरह काम करती है, जब वो हम लोग काम करती है बहिःस्रावी ग्रंथियां की तरह। और जब वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हुए अग्नाशय पूरे दिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, यानी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है? आपको नियंत्रित करती है ना। करने के लिए क्या? हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या करती है? स्राव करती है। तो इस बात को एकदम दिमाग में रखना कि जब अग्नाशय बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती है तो वो एंजाइम निकालने का काम करता है, और जब वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती है तो वो हार्मोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और पढ़ाते हैं आपको पाठ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्वान है, यानी कि कैल्शियम पाया गया जाता है? पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी, दूसरा है कोरंडम, तीसरा है जिप्सम, चौथा है टैल्क। बताइए इन 4 ऑप्शनों में से
किसमें कैल्शियम पाई जाती है? तो ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग दे पाओगे। मैं देख लेता हूं एक बार कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अभी तक तो 2-3 का आंसर आ चुका है, चौथा भी टपक गया। यस बेटा, बिल्कुल सही कर रहे हो कि सर जिप्सम, जिप्सम में क्या है ना, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब आगे जरा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं। लिखा है कि जिप्सम एक मुलायम, जिप्सम एक मुलायम क्या है, सल्फेट खनिज है, जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट है ना से बना है। इसका जो केमिकल सूत्र है वो CaSO4.H2O का होता है। इसका व्यापक रूप से खनन किया जाता है और इसका उपयोग उर्वरक में करते हैं, प्लास्टर, ब्लैक बोर्ड या फुटपाथ चौक के रूप में करते हैं, ड्राई बॉल के कई रूपों में मुख्य घटक के रूप में ये किया जाता है ना मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 9, और जबकि जवाब देना है बड़ा ही प्यार से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत चुनना है आपको। इधर लिखा हुआ है पदार्थ और इधर लिखा है उपयोग, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये तो बिल्कुल सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गाठिया का उपचार, ये भी सही है। दूधिया मैग्नीशिया, ये प्रतियम इब्लीवर। तो भाई सही सुमेलित कौन नहीं है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, फोटोग्राफिक कैमरे के रूप में किया जाता है, जबकि यहां पर लिख दिया है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के रूप में करते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। चलिए इससे जानकारी लेते हैं और भी। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr एक नरम हल्के पीले पानी में अघुलनशील लवण है, यानी कि ये पानी में नहीं घुलता है, जो प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। इसकी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रकृति के कारण सिल्वर ब्रोमाइड का मुख्य अनुप्रयोग फोटोग्राफी में होता है। यह क्वेश्चन कितने बार ना जाने कितनी बार आया हुआ है कि फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको राइट आंसर देना है सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्मों और प्लेटों में किया जाता है। तो ये चीज आपको माइंड में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए रहा अगला क्वेश्चन, लिखा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थितियों के कारण है। बताइए तो, तुलसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं। हमारे घरों में जब हमारी कंठ जरा सा कुछ खराब होता है या सर्दी उर्दी हो जाती है तो माँ क्या करती है कि जो ग्रीन टी होती है उसमें तुलसी का पत्ता डाल के पिला देती है ताकि वो ठीक हो जाए। इसका मतलब जो होती है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करती होगी, है ना मेरे दोस्तों, तभी तो वो ठीक कर देता है। तो जल्दी से बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण उसमें ऐसा होता है। पहला है अकार्बनिक अम्ल, दूसरा है कार्बनिक अम्ल, तीसरा है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये तो कमेंट बॉक्स में आपको देना है और मैं तो इसे बर्बाद करने वाला हूं। तो तुलसी में होता है फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में हम लोग करते हैं। आइए कुछ जानकारियां भी इससे ले लेते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी हो सकती है। आइए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे रिलेटेड क्या जानकारियां हैं। ठीक है कि तुलसी के कई औषधीय लाभ है ना, तुलसी के क्या है, बहुत सारे औषधीय लाभ है। तुलसी में अल्केल है ना, एल्कोलॉइड, टैनिक, टेपरोनॉइड्स, एल्बेनॉइड्स, फिनॉल्स सक्रिय यौगिक है जो मानव शरीर पर शारीरिक क्रिया को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो आम एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसमें बहुत सारा चीजें लिखी गई है, ये क्या करना है आपको एक बार मन से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक का उदाहरण है, यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सब का सब फंस जाओगे, है ना मेरे जो हर साथी, तुम लोग सब का सब फंसोगे इस क्वेश्चन में। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोरेट,
दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होनी चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरा लाल, जल्दी से बताओ मेरा लाली, है ना, कहाँ खा रही हो तुम छाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए कुछ जानकारियां देख लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ सोडियम क्लोरेट यानी कि NaClO3 का उपयोग गैर चयनात्मक शाकनाशक यानी कि हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। यह सभी हरे पौधे के भागों के लिए विषाक्त माना जाता है। यह जड़ अवशोषण के माध्यम से भी पादपों को मृत बना सकता है। सोडियम क्लोरेट का उपयोग कनाडा थिल्स, जॉनसन घास, वास, रैंगवॉट और सेंट जॉन सहित विभिन्न प्रकार के पौधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना मेरे दोस्त। सोडियम क्लोरेट का उपयोग मुख्य रूप से गैर फसल भूमि पर स्पॉट ट्रीटमेंट और सड़कों, बाढ़ तरीकों और खाई सहित अन्य क्षेत्रों में कुल वनस्पति नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी वनस्पति का नियंत्रण करने के लिए भी हम लोग सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 12। कहता है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, ऐसा कौन सी गैस है जो धान के खेत में क्या होती है, उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान का यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। जल्दी से मेरे दोस्त जवाब दो। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है मीथेन। क्या इनका राइट आंसर होगा? जोहार साथियों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बर्बाद करने वाला हूं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो है क्या, मीथेन। मीथेन पाई जाती है धान के खेतों में और मीथेन क्या करती है आपके, है ना, अर्थ की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मीथेन एक प्रभावकारी ग्रीन हाउस क्या है, गैस है। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो आपका आंसर होगा मीथेन, जो पानी से भरे चावल के खेतों से उत्सर्जित होती है। क्योंकि जल वाली मिट्टी में बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करता है। तो जल में बैक्टीरिया जो रहता है वो बड़ी मात्रा में मीथेन का क्या करता है, उत्पादन करता है। धान के खेतों की गर्म जल भरी मिट्टी मेथोनोजेनेसिस के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है और हालांकि उत्पादित कुछ मीथेन आमतौर पर उथले पानी में मेथनोट्रोप द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आमतौर पर हंसाने वाली गैस कहते हैं, ये एकदम याद रखना। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाफिंग गैस के रूप में किसे जानते हैं, हंसाने वाले गैस का क्या नाम है। तो आपको याद होना चाहिए लाफिंग गैस पूछे या हंसाने वाली गैस पूछे, आपको देना आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अब हमारी मूवमेंट होगी अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। कौन सा ऐसा रोग होता है, यानी पॉलिश किए हुए चावल का अगर रेगुलर इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर रहे हो तो आपके बॉडी में एक दोष होता है, वो कौन सी रोग हो जाएगा ये आपको बताना है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताओ कि क्या बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं कि नहीं। बताओ तुम लोग अभी भी, है ना, क्या एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हो। आज मैं इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं कि बेटा 10 का जवाब तुम नहीं दे पाओगे। पहला ऑप्शन है बेरी बेरी, दूसरा है घेंगा, तीसरा है रतौंधी और चौथा है बनांधता। क्या हो जाएगा, अगर आप रेगुलर पॉलिश किए हुए चावल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में एक बीमारी होती है, वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, है ना। और बेरी बेरी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है मेरे दोस्तों। इसलिए चलते हैं और भी कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। ये देखिए आपका आंसर भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर कुछ जानकारियां भी है। बेरी बेरी एक विकार है जो तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति में थायमीन, थायमीन किसका नाम है, विटामिन B1 का, थायमीन या विटामिन B1 की कमी होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि विटामिन B1 यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी तो आप बोलना है बेरी बेरी, है ना।
विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? तो आंसर होगा थायमिन। ऐतिहासिक रूप से वेरी वेरी पॉलिश किए हुए चावल यानी सफेद चावल पर आधारित आहार के साथ जुड़ा हुआ था। जब चावल की पॉलिशिंग और बीमारी के बीच संबंध स्पष्ट हो गए तो कमी का इलाज किया जा सकता था। चलिए अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर दिया हुआ है विटामिन और इधर लिखा हुआ है प्रचुर मात्रा। अब बताओ आपको कि विटामिन B6 कहाँ पाया जाता है? धान की चोकर या राइस ब्रेन में, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं का अंकुर तेल में, विटामिन के अल्फाल्फा। तो यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ पर जो पाई गई है विटामिन ई तो पाया जाता है भाई गेहूं का अंकुरन तेल में, बिल्कुल सही है। विटामिन के भी पाया जाता है अल्फाल्फा में, ये भी सही है। और जो विटामिन B6 है वो धान की चोकर में, ये भी सही है। विटामिन B2 जो है ना बेटा वो कॉड यकृत तेल में नहीं पाया जाता है। कॉड यकृत तेल में पाया जाने वाला होता है विटामिन ए और विटामिन डी। तो ये सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले कुछ जानकारियां आपको देता हूं। देखिए लिखा हुआ है कॉड लिवर ऑयल एक आहार पूरक है जो कॉड मछली गैनेडिड के लीवर के में प्राप्त होता है। अधिकांश मछली के तेलों के साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, इकोसा पेंटेनोइक एसिड EPA और डेकोसाहेक्सोइनाइक एसिड DH पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए विटामिन डी होता है। समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए आगे की ओर चलते हैं और बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में किस प्रकार की घटना होती है? पहला लिखा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और अपवर्तन। जल्दी से बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेंट्रल CGL में भी कई एक बार पूछ लिया गया है और उम्मीद है कि आपके भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक क्या है? प्रकाशिकीय क्या है? घटना है ना मेरे दोस्त? आइए अब इससे रिलेटेड यहां पर देखते हैं। प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण कमान क्रांतिक कोण की मान से क्या होता है? अधिक होता है। तो याद रखना कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जो प्रकाशिकीय तंतु होते हैं, उसमें जो उपयोग होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है प्रकाशिकीय तंतुओं का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस गुण धर्म पर आधारित है, तो राइट आंसर आप दोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जल चक्र में बादलों का गठन। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल चक्र में बादलों का गठन यानी कि बादल का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है अपघटन, चौथा है गलनांक। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो जल चक्र में जो बादल का बनना होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है संघनन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए कुछ जानकारियां हैं, है ना, ये कुछ जानकारियां हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। इस बात को क्या कर रखना है? याद रखना है। जल चक्र जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है, वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी को पूर्ण नवीकरणीय किया जाता है। यानी कि
पानी को पुनः बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको घटाएगा खतरा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? विटामिन सी की कमी का कौन सा लक्षण है, यानी आपकी बॉडी में क्या बदलाव होंगे कि आप बोल दोगे कि सर हमारे शरीर में विटामिन सी की क्या हो रही है, कमी। देखिए, पहला ऑप्शन है मसूड़ों से खून निकलना, दूसरा ऑप्शन है पेट बाहर आना। अरे बेटा, पेट बाहर आ गया तो विटामिन सी की कमी तो नहीं होगा, इतना तो दिमाग लगा रहे हो तुम। तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, चौथा पेट में दर्द। बताओ, पेट में दर्द अगर होने लगेगा तो तुम्हारा विटामिन सी की कमी हो जाएगा। बताओ, क्या तुमको रतौंधी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी होगा? नहीं। विटामिन सी की कमी का लक्षण पता चलता है मसूड़ों में क्या निकलना, खून का निकलना। ठीक है, अगर आपको मसूड़ों से क्या निकलती है, खून, तो समझ जाओ आपके शरीर में विटामिन सी की क्या हो रही है, कमी। देखिए क्या लिखा हुआ, विटामिन सी एक आवश्यक पोषक क्या है, तत्व है, जिसे इसकी कमी को रोकने के लिए नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। लाल धब्बे, सूजन, मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी का एक समान संकेत है ना। विटामिन सी मसूड़ा ऊतकों को कमजोर हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से उन्नत चरणों में मसूड़े बैगनी और सड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, इस बात को याद रखना। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। और वो जो बीमारी होता है वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, ये बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? भाई, एनीमिया एक बीमारी है ना, जो रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ये बताइए कि किसमें ज्यादा हो देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को पता होनी चाहिए, पहला ऑप्शन है वृद्ध व्यक्ति में, बच्चे में, गर्भवती महिलाएं में, या जानवर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्भवती महिलाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब महिला गर्भवती होती है ना तो उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यही कारण है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं ना वो गर्भवती महिलाओं को बेटा बोलता है कि कैल्शियम की गोली खाइए, है ना। आइए आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए साफ साफ लिख रहा है, यहां पर देखिए लिखा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में लोहयुक्त प्रोटीन एक का क्या अणु है। प्रसव काल के दौरान महिलाएं एनीमिया के विकास के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। जो मासिक धर्म, महिलाओं में मासिक धर्म का एक चक्र चलता है, ये कारण रक्त की हानि से प्रभावित होती है, या गर्भावस्था के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की आवश्यकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं एनीमिया का खतरा बढ़ता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा है गिलहरी, तीसरा है कबूतर, चौथा है कुत्ता। तो इसका जवाब तो करीब करीब मेरे हर एक भाई बंधु दे देंगे कि जो रेबीज फैलाने वाले होते हैं वो कौन होता है, कुत्ता। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से कुछ रिलेटेड जानकारियां भी हम लोग देख लेते हैं। आवारा कुत्तों, बेटा हम तो सुने थे कि आवारा जो होता है ना वो लड़का होता है, आवारा जो होती है वो लड़की होती है, लेकिन बेटा आवारा यहाँ कुत्ता भी हो गया है, इसलिए कुत्तों से क्या रखना, सावधान। लोगों को रेबीज क्या करती है, फैलाने की सबसे अधिक संभावना होती है। रेबीज जो होता है बेटा वो एक वायरस के द्वारा फैलता है हमारे शरीर में, ठीक है ना, जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में क्या होता है, फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से प्रेषित होता है। रेबीज के पहले लक्षण फ्लू के लक्षणों के समान हो सकते हैं और कुछ दिनों तक रह सकते हैं। सभी गर्म रक्त वाले जानवरों, जितने जानवर जो गर्म रक्त वाले होते हैं, विशेष रूप से स्तनधारी, रेबीज का अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी कि गर्म
जिनके खून होते हैं उनमें रेबीज का वायरस ज्यादा देखने को मिल सकता है उनकी लारों में। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। बोला गया है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? किससे करता है सुरक्षा? अतिभारण यानी ओवरलोडिंग से, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन करके, या धारा का परिवहन करके, या धारा उत्प्रेरण। किससे बचाने का काम करता है? ये जो विद्युत फ्यूज होता है वो किससे बचाने का काम करता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर ये तेरे पेपर में आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या करना है? सी, यानी कि करंट के परिवहन से। ये देखिए कुछ विशेष जानकारी है, इसमें से सबसे पहली जानकारी आपको यह याद रखना है कि फ्यूज तार जो होता है यो क्या करता है? विद्युत परिवर्तन की रक्षा करता है। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि फ्यूज को हमेशा हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? तो सीरीज क्रम में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको क्या कर दिया, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भाई कोई सर्किट में करंट है कि नहीं है इसका पता लगाना है, तो कौन सा युक्ति का इस्तेमाल करोगे? ए मीटर से, या वोल्ट मीटर का, या रियोस्टेट से, या फिर गैल्वेनोमीटर से? तो आप लोग को पता है इससे क्या करते हैं हम लोग? करंट को मेजरमेंट करते हैं, इससे हम लोग वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम लोग किसी भी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होंगे मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जाने से पहले इससे कुछ रिलेटेड जानकारियां। एक गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने और मापने की एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। इसका उपयोग विद्युत सर्किट के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर सबसे आम उपयोग एनालॉग मापने वाले उपकरणों में से एक है जिसे हम लोग अमीटर कहा जाता है। तो अमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो करंट को मापने में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी न्यूनतम टेम्परेचर आपको बताना है जिस पे कोई पदार्थ क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। तो आग जो पकड़ लेता है उसे क्या बोलते हैं? गलनांक तापमान बोलते हैं, प्रज्वलन तापमान बोलते हैं, या क्वथनांक तापमान बोलते हैं, या हिमांक तापमान बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रज्वलन तापमान। यानी इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साफ 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 देखिए यहां लिखा हुआ है सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है, ठीक है ना। इस बात को एकदम दिमाग में क्या कर लेना है? बैठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण के लिए, अपघटन के लिए, संरक्षण के लिए, पुनरावर्तन के लिए? किसके लिए करते हैं? तो इसका हम लोग करते हैं संरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस बात को याद रखना है, क्लियर है? यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, देखो संरक्षण के लिए भोजन में रसायन मिलाया जाता है ना। कभी कभी खाद्य पदार्थों के भौतिक रूप को सुधारने के लिए भोजन में रसायनों को मिलाया जाता है। बड़ा ही आराम से इन चीजों को क्या रखना, याद रखना। मुझे जीने नहीं देते हो तुम लोग। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। यस, यही तो राइट है यार। जो संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं ये तो दोनों में काम करता है ना। आगे की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग भी क्या हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज को समझते हो ना मेरे मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जानता है ना। चिकित्सकीय प्रभाव के लिए यानी कि डेंटिस्ट लोग, ये सॉरी चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है?
रसायन विज्ञान का, कीमोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी का या क्रोमैटिक का? तो इसका राइट आंसर है कीमियोथेरेपी का, यानी हम लोग कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कुछ विशेष चीजें लिखा गया है। देखिए, भौतिक चिकित्सा जिसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, और चिकित्सीय प्रभाव के लिए हम लोग रसायनों के उपयोग में कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमैटिक एक मिश्रण है, क्रोमैटोग्राफी एक मिश्रण के पृथक्करण के लिए प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। यानी कि मिश्रण को अगर अलग करना है तो हम लोग क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकेट्स। स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की वजह से। रतौंधी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से। प्लेगरा किसकी वजह से होती है? विटामिन ये पैंथोटेनिक एसिड, ये जो नियासिन की वजह से। प्लेगरा किसकी वजह से होती है? नियासिन, यानी कि विटामिन B3 की वजह से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशासित किया गया है? कितना अनुशासित किया गया? 7%, 25%, 15% या 30%? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 30% है। चलिए 28, हाइपोकोवालामिनेमिया है ना मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाइपो है ना, हाँ, हाइपोकोवालामिनेमिया जो होती है वो आपको किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट है ना वो आपका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, साइनोकोवालाबिन इसका नाम होता है, और इसकी कमी की वजह से जो रोग देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं हाइपोकोवालामिनेमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ये तो अभी बता दिया। विटामिन B3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियासिन, इसकी कमी से क्या होती है? प्लेगरा। इसको तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, उड़ा दो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 30, ये 29, लेते हैं। इसे बोलता है निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक यानी कि एलर्जन के कारण प्रागज ज्वर होता है? प्रागज जो ज्वर होती है वो किसके वजह से होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रागज ज्वर है बेटा तो पराग की वजह से होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बताओ आज का जो टॉप 30 क्वेश्चन था वो कितना महत्वपूर्ण था और कितना बेहतरीन था, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना कि आप लोग 10 क्वेश्चन का जवाब भी सही नहीं दिए होंगे, है ना। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, बेहतरीन, मस्त, जबरदस्त, तंदुरुस्त था कि नहीं। और अगर अच्छे क्लास थे तो एक बार लाइक तो बनती है, और हमारे इस क्लास को अगर पहली बार देख रहे थे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन। जोहार साथियों।